बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के कंप्लीट चैप्टर को। बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से इसके 11 सवाल आए थे। यूएचएस में इसके 12 सवाल आए थे 2025 के अंदर, और सिंध के अंदर इसके प्रीवियसली जो सवाल आ चुके हैं वो 7 से 8 सवाल आ चुके हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप केपीके से हैं, फेडरल से हैं, या फिर आप सिंध से हैं या बलूचिस्तान से हैं, सारे बच्चे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं आपके एमडीकेट की, क्योंकि हम पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो करें, हमारा क्रश कोर्स और 10 दिनों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 चैप्टर तो हमने आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करवा दिए हैं और साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं। तो आज हम सपोर्ट एंड मूवमेंट को लेकर आए हैं। जो जो टॉपिक इंक्लूडेड है आपके पीएमडीसी के अंदर, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे और एंड में कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा एमसीक्यूज आपकी नजरों के सामने से गुजरेंगे और उतने ज्यादा आप टैलेंटेड होते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करेंगे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और एक हमें फीडबैक की लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, सपोर्ट एंड मूवमेंट को इंशाल्लाह से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें से ना सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने टेस्ट कंडक्ट करती हैं, ये इसमें से लाजमी एमसीक्यूज देती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। अब बच्चों याद रखिएगा, स्केलेटन एक तरह का हमारे ऊपर कवर है, हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमें मूव करने में। अगर हमारे अंदर स्केलेटन ना हो तो हम सांप की तरह ऐसे करें, इस तरीके से नागिनों की तरह, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास स्केलेटन ना हो तो ना हम चल सके, ना हम यहाँ जा सके, ना हम वहां जा सकते, हम तो ऐसे लेट जाएं बस। क्योंकि स्केलेटन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हमारा जो गोश्त है, हमारे जो मसल्स है, सारी इसके अंदर कंडक्ट हुई पड़ी हैं। सो स्केलेटन की बात करें डेफिनेशन की, तो स्केलेटन एक हार्ड फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा मजबूत और हार्ड स्केलेटन है। अब बच्चों जब आप मर जाएंगे, हम जब मर जाएंगे, क्योंकि मिट्टी के नीचे तो हर किसी इंसान ने जाना ही है, मिट्टी के नीचे तो हर किसी इंसान ने जाना ही है। तो सबसे पहले जब हम मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो साइंटिस्ट की रिसर्च के अंदर तो हमारी बोन्स के सदियों तक कुछ ना कुछ टुकड़े रह जाते हैं, क्योंकि कुल्लू नफ्सु जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका तो चाहना है। भले हमने दुनिया में सांस लिए, एक दिन हमें मरना भी है, एक दिन हमें मरना भी है, च्यूली है। हमारे पैगंबर आए, वो भी इस दुनिया से चले गए। इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमारी हड्डियां जो हैं वो सदियों तक रहती हैं। फिर उन्हीं बोन्स में से आगे आगे फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हमारे ऑयल बॉल हैं वो बन सकते हैं। तो स्केलेटन अल्लाह ताला ने एक बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड एक फ्रेमवर्क बनाया है, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, जो कि आर्टिकुलेट करता है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हम कैसे दिखते हैं, हम खूबसूरत दिखते हैं, ये हम स्केलेटन की वजह से दिखते हैं, ढांचे की वजह से दिखते हैं। प्रोवाइड करता है ये हमें फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी के अंदर जो जो सी हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, हमारे रिबकेज है, इन सबको प्रोटेक्ट करके बैठा है, वरना स्टूडेंट हम किसी काम के ही ना रहे। तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। हमारे पास दो तरह के स्केलेटन बहुत ज्यादा आपने सुने होंगे मैट्रिक में भी, एक एक्सोस्केलेटन और एक एंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है और एंडोस्केलेटन क्या होता है, इसे भी पढ़ते हैं। बच्चों, एक्सो का मतलब क्या है? आप लोग काफी स्टूडेंट ने मुझे जवाब दे दिया होगा कि मैम एक्सो का मतलब है जो कि आउटसाइड प्रेजेंट हो बॉडी के, उस स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, इनसाइड द बॉडी, उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। तो ये दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। अब सवाल ये है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से जानदारों के अंदर ये स्केलेटन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो अर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। अर्थो जो पोर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वहां पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। उसके बाद एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा, बोन्स का और किसका कॉम्बिनेशन होता है? कार्टिलेज का।
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, एंडोस्केलेटन बनता है। एंडोस्केलेटन के अंदर आपके पास मैमल्स आ जाते हैं। सही, हमारा स्केलेटन क्या है, हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे बाहर नहीं दिख रहा। तो ये आर्थ्रोपोड्स, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, उनका स्केलेटन क्या होता है, बाहर की तरफ दिखता है, लेकिन हमारा स्केलेटन अंदर की तरफ मौजूद है, क्योंकि वो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है। अब सवाल ये है, क्वेश्चन, क्योंकि आपके टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन आई थिंक आपने पूछा हो, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब देखो, बोन्स और कार्टिलेज दोनों एक ही टिश्यू से मिलकर बने, लेकिन फिर बोन्स और कार्टिलेज को हमने अलग-अलग नाम क्यों दिया? ये बड़ा सवाल है ना कि हम दोनों ने इनको अलग-अलग नाम क्यों दिया? ये आपको मैं आगे बताऊंगी। ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, जैसे मेरे माइंड में आ रहे हैं पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते आपको। अब स्टूडेंट, स्केलेटन का फंक्शन क्या है? स्केलेटन का काम क्या है? ये है क्यों? इसकी जगह कोई प्लास्टिक होती, सवाल है ना। सो स्ट्रेस फंक्शन ये है कि ये हमें सपोर्ट देता है, ये हमें मदद देता है कि शेप, बॉडी को एक तरह की शेप देने की। कौन मदद देता है? आपका स्केलेटन, आपका ढांचा मदद देता है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है। मैम, किसको प्रोटेक्ट करता है? बच्चों, ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को। आपका ब्रेन के अंदर स्कल है और ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर है, वो भी किसकी बनी हुई है? आपकी स्केलेटन ने उसके अंदर बंद है। स्कल के अंदर आपकी जो रिब्स है, आप जो पसलियां हैं, उसको भी सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आपकी हार्ट, जो कि आप पंप करने का काम करता है, पंपिंग करता है ब्लड की, पंपिंग करता है ब्लड की, तो उसको भी प्रोटेक्ट किसने करके रखा हुआ है? आपकी बॉडी के स्केलेटन ने। उसके बाद अगर देखें हमारा लंग्स, उसको भी प्रोटेक्ट किसने करके रखा हुआ है? याद रखिएगा, आपके स्केलेटन ने करके रखा हुआ है। स्केलेटन का आपकी बॉडी के अंदर ना एक बहुत बड़ा किरदार है, एक बहुत बड़ा बादशाह है हमारी बॉडी का, जो मुझे ऐसे ऐसे घूमने में, आगे फिरने में मदद दे रहा है मुझे। अब मैं बोल रही हूँ, मेरी बोन्स यहाँ से यहाँ पर स्केलेटन, मेरी हर जगह पे स्केलेटन है। यहाँ अगर काटा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप स्केलेटन से मेरा पूरा मतलब कि मेरी, ये देखें यहाँ पर कैसे मेरी यानी कि फेशियल बोन्स है, इस तरीके से स्केलेटन है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मसल्स और चीजें बनाई, स्किन स्किन। उसके बाद याद रखिएगा, आपका जो स्केलेटन है, देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि आप बाद में कमेंट करते हैं कि मैम हमें क्लियर नजर नहीं आता। मैम, आप क्लियर नजर करें, तो क्लियर नजर आ रहा है आपको। तो याद रखिएगा, आपका जो स्केलेटन है, वो मूवमेंट करने में भी आपको क्या करता है, बहुत ज्यादा मदद देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब अगर हम आए तो स्केलेटन के टाइप्स की तरफ, पहले मुझे लगा कि आपको स्केलेटन पढ़ाया जाए, फिर हम आगे चलेंगे चीजों की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक आप लोगों के पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, आपके पास दो तरह के स्केलेटन होते हैं। बच्चों, पहले हम एक्सियल स्केलेटन को कवर करेंगे, उसकी बोन्स को कवर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट बोर्ड पे लिखूंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके बाद हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सही, ऐसे बच्चों अगर मैं दोनों लिख देती आपको समझ ही ना आ सकता, तो मैं क्लियर करके आपको समझाऊंगी। टोटल जो चाइल्ड के अंदर बोन्स होती है ना स्टूडेंट, वो याद रखिएगा 306 बोन्स होती हैं, और वुमेन्स के अंदर क्यों बाद में 300 मतलब कि 206 हो जाती है? बच्चों, क्यों चाइल्ड में हमसे 100 बोन्स ज्यादा होती है, फिर वो जैसे ही ग्रोथ करते हैं, जैसे ही ग्रोथ करते हैं, तो उनकी बोन्स क्या हो जाती हैं, फिर से 206 कम क्यों हो जाती हैं? इस वजह से मैंने यहाँ के एमसीक्यूज दिखाए कि वाई नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीज एज, क्यों नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीज होती है एज के साथ? क्योंकि वहां पर फ्यूजन हो जाती है बोन्स के साथ, बोन्स के साथ क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है। इस वजह से ये क्या हो जाती है, नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीज हो जाती है। किसके साथ डिक्रीज हो जाती है? हमारी एज के बढ़ने के साथ। अब बच्चा जो होता है वो पहले छोटा मुन्ना सा होता है, तो उसकी बोन्स अभी सही तरीके से आपस में फ्यूज नहीं हुई होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसकी एक बोन के साथ दूसरी बोन मिलती है, फिर दूसरी के साथ तीसरी, इस तरीके से फिर वो बोन्स क्या हो जाती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और फ्यूज हो जाने की वजह से एक मेच्योर इंसान के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ अगर मैं बात करना चाहूँ, मैम आप बात कर सकती हैं, क्यों बात नहीं कर सकती? तो स्टूडेंट, जो स्केलेटन है उस वो दो तरह के होते हैं,
एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। अब एक्सियल स्केलेटन देखिएगा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म होता है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस जो बॉडी का होता है वहां पर। अब देखिए जो हमारे बाहर हिस्से हुए निकले हैं, हमारी टांगे बाहर निकली हुई है, हमारी दूसरी टांग, हमारे हाथ, हमारे कान, ये सारी चीजें क्या निकली, बाहर निकली हुई चीजें, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती हैं। और जो अंदर चीजें हैं सेंट्रल रीजन में प्रेजेंस है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद याद रखिएगा एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपका स्कल आ जाता है, आपके रीढ़ की हड्डी आ जाती है, आपका वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, आपकी पसलियां आ जाती हैं। और पसलियों में पसलियां, ये देखिए दो ऐसे हमारी क्या है, पसलियां हैं। अब पसलियों के बीच में एक तरह की हड्डी जा रही है, एक तरह की हड्डी जा रही है, उस हड्डी को हम कहते हैं स्तनम। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है रिबकेज, और यहाँ पर रिबकेज के साथ क्या प्रेजेंट है, एक हड्डी प्रेजेंट है, जिस हड्डी को हम क्या बोल रहे हैं, स्तनम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। उसके बाद है इसका फंक्शन, यानी एक्सियल स्केलेटन तो है लेकिन इसका काम क्या है, व्हाई डज मैन वर्किंग द स्केलेटन, तो इसका काम है ये प्रोटेक्शन देता है। सो स्टूडेंट्स एक्सियल स्केलेटन का फंक्शन क्या है, हम इस पर थे। इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है, हमें सपोर्ट देता है एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद है एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपके पास टोटल 80 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है, टोटल 80 बोन्स पाई जाती है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखिए। मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। तो देखें 206 बोन्स है ना टोटल, ह्यूमन के अंदर कितनी है टोटल, क्या है 206 बोन्स है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाती है 80 बोन्स। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो कि हम नेक्स्ट लिखेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स आ जाती हैं। सही, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स आती है, अपेंडिकुलर के अंदर 126 आती हैं। उसके बाद याद रखें हमारा स्कल। अब स्कल जो है वो इसका पहला पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का, जिसके अंदर याद रखिएगा 22 बोन्स प्रेजेंट होती है। ये सारी आपने याद रखनी है, इसमें से सवाल आ सकता है। स्कल के अंदर 22 बोन्स है। स्कल के अंदर क्या होता है, एक क्रेनियल होता है। क्रेनियल के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती हैं। अब पहली जो बोन्स होती है वो होती है फ्रंटल, दूसरी होती है पेरिटल, तीसरी होती है टेम्पोरल, चौथी होती है ओसिपिटल, पांचवी होती है स्पाइनोइड, और छठी होती है इथमोइड। तो ये बोन्स पाई जाती हैं। फ्रंटल एक होती है, पेरेटल भी एक होती है, टेम्पोरल आपके पास 2 होती है, ओसिपिटल एक होती है, स्पिनोइड भी एक होती है, इथमोइड भी एक होती है। तो क्रीनियल आप लोगों ने याद रखना है, क्रीनियल बोन्स कितनी होती है। तो क्रीनियल बोन्स टोटल आप लोगों के पास कितनी पाई जाती है, 8 पाई जाती हैं। इसमें से सवाल लाजमी आ सकते हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है। सेकेंड आपका जो याद रखिएगा, ये टोटल कितनी बोन्स हो गई, 8 बोन्स हो गई है। 8 14, 14 और 8 कितने हो गए भाई, 8 और 8 16 होते हैं, तो ये 14 हो गए। अब 14 और 6 की बात करें, देखें 14 और भाई कितनी बात करें, 8 की बात करें, तो ये हमारे पास हो गए 12, और ये एक 22 हो गए भाई। ये 22 बोन्स यहाँ तक हो गई है। सही, 14 और 8 तक, यहाँ से हमारी 22 बोन्स क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सही है, सही हो गया, पक्का हो गया। सही। अब उसके बाद हमारे पास आती है फेशियल बोन्स। यहाँ पर हमारे, मैं पढ़ाऊंगी, यहाँ पर हमारी क्या होती है, फेशियल बोन्स होती हैं। और फेशियल बोन में पहला हमारे पास आता है नेसल। नेसल आपने याद रखना है 2 होती है। मैक्सिला कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद जाइगोमेटिक कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद पैलाटीन आपके पास कितनी होती है, 2 होती है। लैक्रीमाल जो होती है वो भी 2 होती हैं। और आपके पास नेसल कॉनिके भी 2 होती हैं, ये मैंने डिटेल लिखी है। वूमर, एक वूमर भी बोन स्पेशल में पाई जाती है, वो भी एक होती है। मैंडिबल भी सिंगल होती है, एक ही होती है। तो ये सारी फेशियल बोन्स है। यहाँ तक आप लोगों का आकर जो क्रेनियल है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास एयर ऑजिकल्स। अब आपको पता है कि आपका कुछ इस तरीके से कान होता है। अब ये जो कान होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता है पर्दा पाए जाते हैं, कोकिला पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ओजिकल्स भी पाए जाते हैं। एयर ओजिकल्स आपके पास टोटल ये जो कान वाला रीजन है, इसमें कितनी 6 बोन्स पाई जाती है। एक होती है मेलेलियस, मेलेलियस भी 2 होती है, इनकस भी 2 होती है, और स्टेपिस भी कितनी होती है, वो भी 2 ही होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हायोड बोन, हमारी जो हायोड बोन है
याद रखिएगा, वो एक ही होती है, वो सिंगल होती है, वो आपके निक वाला जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट होती है। और याद रखिएगा, नॉट अटैच, ये किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हायर्ड बोन इज अटैच्ड व्हाट, आप जवाब देंगे नॉट अटैच टू एनी बोन, किसी बोन के साथ ये अटैच नहीं होती। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स पाई जाती हैं। कार्विकल वर्टिब्रे के अंदर 7, थोरेसिक वर्टिब्रे के अंदर 12, लैम्बर वर्टिब्रे के अंदर 5, सेक्रम 1, कोकस भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है वर्टिब्रल कॉलम की। ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं, आपको आई थिंक बच्चों याद ही होंगी। बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है, सही हो गया। उसके बाद है थोरेसिक केज। अब थोरेसिक केज में अंदर टोटल 25 बोन्स कैसे हैं मैम, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था ये जो पसलियां हैं, पसलियां 24, 12 इस साइड है, देखें कितनी है टोटल आपके पास 24 बोन्स पसलियों के अंदर प्रेजेंट है। तो 12 12, दो पसली है ना, एक 12 यहाँ 12 यहाँ, टोटल 24 हो गई। और बीच में क्या है, एक तरह की हड्डी मौजूद है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो यहाँ तक आकर आप लोगों का एक्सियल स्केलेटन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चा। आगे हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को और फिर डायग्राम को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हमारे पास टोटल 206 बोन्स होती हैं। उसमें से आपको मैंने बताया कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर 18 बोन्स होती हैं, और मैंने आपको बताया अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स होती हैं। टोटल आप सम करेंगे तो 206 बोन्स हो जाएंगी। तो सेंट्रल रीजन वाला जो हिस्सा होता है, जो पार्ट्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं, वो मैंने आपको एक्सेल में पढ़ा दिया। अब हमारे पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसके अंदर 126 बोन्स होती हैं। तो चलिए इसका मुजाहिरा करते हैं, इसको पढ़ते हैं। So students, अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक आपके पास आता है पेक्टोरियल ग्रेडल, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जो पेक्टोरियल ग्रेडल है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है कैल्विकल, कैल्विकल जो होती है वो यहाँ पर होती है, जो कि 2, स्केपुला भी कितनी होती है, 2 होती है। ये हम डायग्राम के अंदर अभी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे अब कैमरे को कर दूंगी, मैं सी ऊपर वाली चीजें पढ़ा लूं। उसके बाद एक हमारे पास होते हैं अपर लिम। अपर लिम, अपर लिम के अंदर टोटल 60 बोन्स पाई जाती हैं। जो आपके पास ह्यूमेरस होती है वो 1 होती है। उसके बाद आपके पास जो रेडियस होती है वो भी 1 होती है, और जो अल्ना होती है वो भी 1 होती है। कार्पल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं, और उंगलियां जो फेलेंजेस हैं वो हमारे पास कितनी होती है, 14। स्टूडेंट टोटल 60 बोन्स है, लेकिन अगर मैं इसका सम करूं तो ये 30 निकल रही हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम बोथ हैंड्स की बात करें, बोथ बोथ ही अगर हम बात करें, अपर लिम्ब बोथ दोनों की बात करें, तो टोटल हमारे पास 30 और 30 को करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। सही। उसके बाद लोअर जो लिम्ब है उसके अंदर जो हमारे पास लेग है, हमारी जो टांगे हैं, उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है, 30 बोन पाई जाती है, 30। फीमर में आपके पास क्या होती है, 1 होती है। पैटिला आप लोगों के पास 1 होती है। टिबिया भी कितनी होती है, 1 होती है। फेबुला भी 1 होती है। टार्सल्स भी 7 होती है। मेटाटार्सल 5 होती है। ये सारा हम डिटेल अभी मुजाहरा करेंगे, आपको बोन्स के नाम बता रही हूँ। अगर हम टोटल की बात करें बोथ लेग्स के अंदर टोटल 60 हड्डियां यहाँ पर हो गई। अपर लिम्ब में भी 7 और लोअर लिम्ब में भी 60 हड्डियां हो गई। तो चलिए अभी मैं इसको नीचे करती हूँ और आपको समझाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग देखें, ये हमने आप लोगों के लिए एक्सेल और जो अपेंडिकुलर है इसकी मिक्स डायग्राम बनाई है, एक ढांचे को बनाया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर आपका ब्रेन बंद है, जहां पर आपका ब्रेन क्या है, बंद है, उस हिस्से को आप क्या बोलते हैं, आपका स्कल। स्कल के अंदर आपका क्या पड़ा है, ब्रेन पड़ा हुआ है। अब ये आपकी क्या होती है, 2 आंखें होती हैं, ये आपका नाक होता है, या आपकी क्या होते हैं, एक चबाड़ा होता है, उस चबारे के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके दांत। यानी कि दांत किसके अंदर प्रेजेंट है, आप बोलेंगे मैम सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉकेट जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, ये भी चीज आपको पता होगी। सही। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका क्या है, क्लेविकल है। क्लेविकल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाजू के यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ह्यूमेरस प्रेजेंट है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, आपकी ये जो ढांचा है, इस ढांचे ने आपका जो हार्ट होता है, हार्ट, उसको भी क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपका हार्ट भी यहाँ पर क्या है, बंद है।
इस ढांचे ने रिब केज ने आपके हार्ट को भी यहाँ पर रखा हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपका लिवर भी क्या है प्रेजेंट है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपका लंग्स हो, आपका लिवर हो, इन सबको ये ढांचा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रिब्स। अब रिब्स आपके पास 12 होती हैं, 12 पेयर होते हैं, दोनों साइड पे 24 हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हड्डी देख रहे हैं आप लोग, जहाँ पर जो हड्डी देख रहे हैं, जो इन दोनों जो है इनको प्रोटेक्ट कर कर ये जो हड्डी दिख रही है, इस हड्डी को आप बोन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम कहते हैं। सही, दिस इज योर स्टर्नम। अब यहाँ पर जो हिस्सा है जो कि बाजू की इस तरीके से, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। और मैंने क्लेविकल के अंदर आपको बोन्स भी, अगर मैं दोबारा लिखूंगी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा क्या है, ढांचा है। दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, गौर से आप लोगों ने चीजों को समझना है। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। ये आपकी क्या है, रिब्स है। सही, दिस इज योर रिब्स। अब मैंने आपको बता दिया कि इस रिब्स ने किस तरीके से आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखा है, आपकी जो चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो साइड है, आपकी जो ये आपका मुंह है, यहाँ पर आपका मैंडिबल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट होती है, स्क्यूपुला प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर जो आप हड्डी देख रहे हैं, जो ये दो डांचों के बीच में है, इसको सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, स्तनम कहते हैं। और ये आपके हैंड के ऊपर भी एक हड्डी मौजूद होती है, इस हड्डी को आप लोग क्या बोलते हैं, अल्ना कहते हैं। दिस इज योर अल्ना। उसके बाद यहाँ पर जो आपका हैंड है, इस तरीके से, ये मेरा हैंड है, यहाँ पर आप इस तरीके से एक हड्डी देख रहे हैं, इस तरीके से उस हड्डी को आप क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। और यहाँ पर इस साइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है, रेडियस प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ये जो हड्डी देख रहे हैं, ये जो हड्डी देख रहे हैं, ये जो मेरी उंगली को इसने, ये यहाँ पर ये हड्डी, आप ये बोन देख रहे हैं, देखें, ये मेरी बोन है, इस बोन को आप क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल कहते हैं। और ये मेरी जो उंगलियां हैं, इनको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, फेलेंजिस कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल मैम क्लियर हो गया। एक बार और रिव्यू कर देती हूँ बच्चों। ये ऊपर वाला जो है, जहां पर आपका ब्रेन बंद है, उसकी ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो उसका क्या है, ब्रेन का स्कल है। मैम इसके बाल तो बनाए नहीं, समझ लें इसके बाल है ढांचे के। सही, तो बच्चों ये इसका क्या स्कल है। अब ये यहाँ पर जो है इनकी साइड वाली हड्डी मौजूद है, ये इसकी क्या है, क्लाविकल मौजूद है। क्लियर हो गया है मेरे भाई। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी जो हाथ है, वहां पर आपकी ह्यूमरस की भी एक बोन प्रेजेंट है। आपकी बॉडी के अंदर काफी हड्डियां हैं। यहाँ पर जो आपकी, यहाँ पर ये वाली हड्डी है, इसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, मैंडिबल कहते हैं। और ये आप लोगों के पास क्या होती है, दिस इज द स्क्यूपुला। और ये रिब केज के बीच में जो एक हड्डी होती है, उस हड्डी को आप क्या बोलते हैं, स्तनम कहते हैं। और ये आपके पास अल्ना, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस हड्डी को आप क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये जो जहां पर आपकी कलाई है, कलाई, इस कलाई को आप लोग क्या बोलते हैं, कार्पल कहते हैं। सही, यहाँ पर जो ये हड्डी है, इसको आप क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। और ये जो आपकी उंगलियां हैं, इन उंगलियों को आप क्या बोलते हैं, फेलेंजिस कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब मैं इस ढांचे को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ताकि आपको डायग्राम में जो सारी चीजें हैं वो विजिबल नजर आए। तो चले, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ, इस तरीके से देखें, कुछ ऐसे। सही, ताकि आपको हर चीज क्लियर नजर आए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या होता है, पेल्विस। ये हमारा जो है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, वो हमारा क्या होता है, दिस इज अ पेल्विस। अब यहाँ पर क्या मौजूद होती है, एक हड्डी मौजूद होती है हमारे नीचे वाले पोर्शन में, पेल्विस। पेल्विस से इसके यहाँ पर ही हमारे पास क्या होती है, एक हड्डी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रम कहते हैं। और यहाँ पर ही आप लोगों के पास एक हड्डी प्रेजेंट होती है, जो कॉकस। यहाँ पर मैंने सारी हड्डियों के नाम आप लोगों को लिख कर बताए हुए हैं, देखें। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, फीमर, जो कि यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद आपके पे पटेला। अब ये जो आप यहाँ पर मेरा देख तो नहीं सकते पाँव पर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जहां पर आप उर्दू में गोडा भी इसे आप कहते हैं, तो वहां पर जो है, वहां पर आप इसे क्या बोलते हैं, पटेला कहते हैं। उसके बाद आपकी जो उंगलियां हैं, उंगलियां उंगलियां वहां पर आप लोगों का क्या, पैर की उंगलियां, वहां पर आपका मेटाकार्पल्स क्या है, प्रेजेंस है। उसके बाद आपकी हड्डियों में, ये जो नीचे वाली है, ये टिबिया है, एक फेबुला, एक टार्सर, और बाद में आपकी क्या आ जाती है, उंगलियां आ जाती हैं। उन उंगलियों को आप क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस कहते हैं। थोड़ा मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये थोड़ा देख लें डायग्राम को, आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, आई होप आप लोगों को क्लियर हो।
और ये हमारे पास क्या है, पूरी डायग्राम है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई हो। इसी हड्डियां वड्डियां सब मैंने लिखी हैं और आपको डायग्राम को भी मैंने समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। इसमें से बच्चों आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसमें से बहुत ज्यादा इस चैप्टर में से एमसीक्यूज बनते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें से 5 या 6 एमसीक्यूज सिर्फ इस टॉपिक में से बन सकते हैं एमडी गेट में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इन हड्डियों के सारे नाम आपको फर याद होनी चाहिए। मैंने कोई हड्डी जो है वो मिस नहीं की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को। हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर जो होता है 20% हिस्सा होता है वो हमारी बोन्स का होता है। बोन्स जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। याद रखिएगा, बोन्स जो होती हैं वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम आयन से मिलकर बनी होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे गौर से देखिएगा क्योंकि ये पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। 20% आपके एमडीकेट के अंदर क्या आती है, डायग्राम आती है। हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे, कोई चीज स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर मिस नहीं करने वाले हैं। सो ये एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम आयन से मिलकर बना होता है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब मैंने आप लोगों के सामने एक बोन उठाई है, वो आप लोगों के सामने रखी है। क्यों रखी है? ताकि मैं आप लोगों को इसकी स्टडी करवा सकूं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं ये जो आपको बाहर वाली एक लेयर दिख रही है बोन की, इस लेयर को आप लोग क्या बोलते हैं, आर्टिक्यूलर। ये जो बोन की आपको वैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, पर बोन्स की जो सेकंड वाली लेयर होती है, बोन्स की जो ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसको सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, आर्टिक्यूलर। और जो बोन की ये बाहर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको आप कहते हैं पेरोस्टीनम पेरो सॉरी पेरोस्टियम, हम लोग इसे कहते हैं पेरोस्टियम। जैसे हार्ट के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। सो इसको आप मिक्स मत कीजिएगा, क्लियर है? तो ये चीज आप मिक्स मत कीजिएगा। इसको आप पेरिटियम कहते हैं आप लोग इसे, और इसे पेरिकार्डियम जो हार्ट के ऊपर थी। और इसकी जो सेकंड लेयर है उसे आप आर्टिक्यूलाई कहते हैं, जो कि कार्टिलेज की मिलकर बनी होती है। कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और बोन एक हार्ड टिश्यू होता है। वैसे दोनों मैंने आपको बोला था कि स्टूडेंट्स, बोन्स और जो आप लोगों के पास कार्टिलेज है, ये दोनों जो है ये टिश्यू से मिलकर बने हुए, लेकिन ये हार्ड और सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बच्चों याद रखिएगा, इसके अंदर हार्ड टिश्यू पाए जाते हैं और इसके अंदर फ्लेक्सिबल पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं। इसकी वजह से कार्टिलेज क्या होते हैं, आप लोगों के पास सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, आपकी बोन के 3 हिस्से। पहला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है इसे आप कहते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस। और यहाँ से लेकर बोन का, यहाँ से जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बोन का हिस्सा है उसे आप डायफिसिस कहते हैं, डायफाइसिस कहते हैं। उसके बाद आपकी बोन का ये जो नीचे वाला आप लोग हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो आपकी बोन का हिस्सा है इसे आप कहते हैं एपिफाइसिस। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सही, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एपिफाइसिस। यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायफाइसिस। और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का क्या है, एपिफाइसिस। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने गौर से देखना है क्योंकि ये आपका काम का टॉपिक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपकी बोन है। बोन के अंदर छोटे छोटे ना टिश्यूज पाए जाते हैं। बोन के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज पाई जाती, छोटी छोटी कॉम्पैक्ट क्या पाई जाती है, इस तरीके से बोन्स पाई जाती हैं। बोन के अंदर ये जो क्या है, स्ट्रक्चर है बोन की, इसके अंदर क्या पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट बोन्स भी पाई जाती है, ये वाली जो है। और यहाँ पर ये जो है इनको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पॉन्जी सुराख वाली भी कुछ बोन्स पाई जाती है बोन के अंदर, छोटी छोटी सी। उसके बाद बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोन के अंदर एक तरह का आप लोग कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आप व्हाइट डंडी देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से, यह आपकी बोन का क्या है, बोन मेरो है। दिस इज अ बोन मेरो। आई होप आप लोगों को ये विजिबल हो। ये क्या है, आप लोगों के पास बोन मेरो है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद बोन मेरो के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं।
रेड ब्लड सेल्स, अब रेड ब्लड सेल आपकी रिब्स, वर्टिब्रेट, स्टर्नम, पेल्विस, इन सब के अंदर पाए जाते हैं आपके रेड रेड ब्लड सेल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपका एक्सीडेंट हो गया है कि कोई भी आपका है जानने वाला या आप है, आप लोग का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपका काफी ज्यादा खून जो है, क्योंकि एक आपका बोन मेरो होता है, देखें, बोन मेरो अगर बोन मेरो में रेड ब्लड सेल्स खत्म हो गए हैं, एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो गए हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक एपिफाइसिस पाया जाता है, एक येलो बोन मेरो, एक बोन मेरो होता है, और आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बोन के अंदर दूसरा होता है येलो बोन मेरो। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में ये जो बोन मेरो होता है, इसमें रेड ब्लड सेल डैमेज हो जाते हैं, और ये खुद भी बोन मेरो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक क्या होता है, येलो बोन मेरो होता है। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का फंक्शन है। ये जो येलो जो बोन मेरो होता है, इसमें स्पंजी बोन होती है। ये जो येलो है, ये कन्वर्ट हो जाता है, आपका ये वाला काम करता है, ये रेड ब्लड सेल को बनाता है, और रेड ब्लड से प्लेटिलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर रेड ब्लड सेल भी होते हैं, प्लेटिलेट भी होते हैं, और आप लोगों के पास क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये रेड ब्लड सेल की क्या है, मेम्ब्रेन है बोन मेरो। अगर ये खराब हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर ये अगर डैमेज हो गया है बोन मेरो, तो येलो बोन मेरो एज एक्ट करेगा किसमें, रेड ब्लड मेम्ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स में क्या करेगा, रेड कलर शो करेगा। यहाँ पर आपकी ना, मेरे पास रेड मार्कर नहीं था वरना मैं शो कर देती। ये इस तरीके से क्या होती है, रेड होती है, सही। तो ये जो येलो वाली जो बोन मेरो है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रेड ब्लड वाली, यानी कि ये फिर लाल हो जाती है, ये फिर काम करती है जो ये पहले कर रही थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बोन को यहाँ से काट दें, क्योंकि समझाने के लिए बोन को अक्सर काटना पड़ता है, तो समझाने के लिए इस तरीके से मैं बोन को यहाँ से काट देती हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं थोड़ा वो बोर्ड विजिबल कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये मैंने क्या कर दिया है, इस बोन को यहाँ से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, यहाँ से क्या कर दिया, इस बोन को यहाँ से काट दिया है। अब काटने के बाद बोन की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। ये एक बोन का क्या लिया है हमने, एक सेल लिया है, उसको हम स्टडी करे हैं। अब ये जो सेल लिया है हमने बोन का, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने काटा है, ये हमारी क्या है, बोन है एक तरह की। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोन कहेंगे। जो हमने स्टडी करने के लिए काटा है और उसके अंदर से निकाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोन कहते हैं। और ओस्टियोन याद रखिएगा, आपकी बोन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चर देने वाला भी है, और क्या है, आपकी बोन का फंक्शनल यूनिट भी है। ये आप लोगों के पास क्या है, ओस्टियोन, जो कि आपने इस बोन को काटा है, काटने के बाद हमने एक सेल को निकाला है, उससे हम स्टडी करें, उसे हम ओस्टियोन कह रहे हैं, सही। उसके बाद अगर ओस्टियोन को हम थोड़ा सा काटे तो आपको कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ये बोन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपने बोला ओस्टियोन है। बोन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, ओस्टियोन है। इसके अंदर फर्स्ट आप लोगों के पास आती है लेमिला, सेकंड इसके अंदर लेयर होती है जिसे लेक्यूना, और थर्ड आप लोगों के पास क्या होती है, हार्वेशन, या यहाँ पर आप लोगों के पास याद रखिएगा एक कैनाल भी प्रेजेंट होती है, जो आप लोगों के पास ओस्टियोन होते हैं। अगर हम ओस्टियोन को थोड़ा और खोल के देखें, तो ओस्टियोन की जो बाहर वाली लेयर होती है, उसको आप ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ओस्टियोन को हमने क्या कर दिया, उसको खोल दिया है। इसके अंदर देखिए कितने सारे सेल्स थे, हमने इसको खोल दिया है ओस्टियोन को। अब ओस्टियोन को खोलने के बाद, अब ये ओस्टियोन की जो बाहर वाली लेयर है, ओस्टियोन की बाहर वाली लेयर को आप लोग क्या बोलेंगे, ओस्टियोब्लास्ट कहेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो सेल्स है, उन सेल्स को आप लोग कह देंगे पेरोस्टीम, पेरोस्टीम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन सेल की क्या, यहाँ पर ये वाली ब्लैक ब्लैक कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ये इनकी क्या होती है, इन सेल की आउटर लेमिला होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने, यहाँ पर इसके मैंने जो दो सेल्स हैं उसको यहाँ पर क्या किया, जूम इन किया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये आपका क्या है, लेक्यूना, लेक्यूना। और यहाँ पर लेक्यूना आप लोग इसे बोल रहे हैं, और लेक्यूना का जो अंदर वाला हिस्सा है, लेक्यूना का जो अंदर वाला हिस्सा है, उसको आप सिंपलीफाई ओस्टियोसाइट बोल रहे हैं, सही। उसके बाद यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर आप ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इन्हें हम कैनाक्यूलाई बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या थी, आउटर लेमिला थी, किसकी, ओस्टियोन की। जब हम इनसे जूम इन किया तो ये इसकी क्या है, इनर कैन्युकुलाई,
ये भी चीज आपने याद रखी हो। और बोन्स के अंदर एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड पाया जाता है, सेमिस्कस, एक फ्लूइड पाया जाता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, उस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है? कोलेजन, प्रोटीन से, कैल्शियम और फोस्फेट से मिलकर बना होता है। ये चीज भी आपको क्लियर हुई हो। अब ये क्या है? आपकी बोन मेरो है, बोन मेरो। अब बोन मेयर जो बोन मेरो है, इसके बाहर जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, उन सेल्स को आप ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ द सेल देखते हैं और इसकी और डिटेल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द सेल्स को पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बोन्स को, सही, टाइप्स ऑफ बोन्स को पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ बोन्स में हमारे पास सबसे पहले आता है स्टीम सेल। अब स्टीम सेल जो होता है वो बोन के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टीम सेल। स्टीम सेल मिलकर ही क्या बनाते हैं? बोन को बनाते हैं। एक स्टीम सेल कंबाइन होते हैं और स्टीम सेल कंबाइन होकर ही क्या बनाते हैं? हमारे पास एक बोन बनाते हैं। तो ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। आप इसे कह सकते हैं ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। किसके बिल्डिंग ब्लॉक है? आप लोग कह सकते हैं ये बोन के क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब स्टीम सेल क्या होते हैं? याद रखिएगा, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, पर एबिलिटी होती है किसको बनाने की? बोन सेल को बनाने की। स्टीम सेल याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट सेल होते हैं, अनडिफरेंट। आप यहाँ पर ये वर्ड को गौर करें, ये देखें, ये क्या होते हैं? अनडिफरेंटिएटेड क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। और इसके बावजूद इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये किसको बना सके? ये बोन सेल्स को बना सके। ये चीज आपने याद रखनी। इन सेल्स को आप क्या बोलते हैं? स्टीम सेल बोलते हैं। ये होते डिफरेंट है, लेकिन इनमें एबिलिटी होती है क्या बनाने की? बोन सेल्स को बनाने की। कौन है वो आपके पास? स्टीम सेल्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास आता है ओस्टियोब्लास्ट होते हैं सेल्स, एक ओस्टियोसाइट्स होते हैं और ओस्टियोक्लास्ट, ये मिलकर ही आपकी एक बोन को तैयार करेंगे। जो ये क्या है? स्टीम सेल्स हैं आप लोगों के पास, सही। एक होती है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट, ये क्या है? सेल्स मौजूद है जो फिर आगे क्या बनाएंगे? बोन्स को बनाएंगे, सही। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट जो आपके पास है वो एक बोन का टाइप है, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट है, इसके अंदर आपके स्टीम सेल्स आते हैं। ये स्टीम सेल है, अंदर इनका क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ये बोन मूविंग सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल्स। ये सेल्स कंबाइन होकर आपका क्या बनाएंगे? एक बोन को बनाएंगे, ये तीनों सेल। उसके उसके बाद बच्चों ये मूविंग सेल्स होते हैं, ये मूव करवाते हैं आप लोगों को। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये कोलेजन से, कैल्शियम से और फोस्फेट से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, एक हमारे पास होते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, बाहर निकले हुए सेल्स होते हैं, कुछ इस तरीके के बाहर ये इस तरीके से निकले होते हैं। तो ये सेल्स आप लोगों के पास क्या होते हैं? दिस इज कॉल्ड अ ओस्टियोसाइट्स। और ओस्टियोसाइट जो होते हैं वो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, मेच्योर, बहुत ज्यादा मेच्योर। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि आप लोगों के पास मेच्योर बोन सेल्स कौन से होते हैं? तो आपने बोला ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, जो क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। किसको मेंटेन रखते हैं? आपकी बोन को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद ये मटेरियल को एक्सचेंज, ये बार बार सवाल आता है, देखें, मटेरियल को और जो वेस्टेज होते हैं उनको कौन कौन एक्सचेंज करवाता है? तो आपने ये चीज याद रखनी है, वो कौन होते हैं? वो ओस्टियोसाइट्स एमसीक्यूज आ सकता है। ये इतने इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं कि ये ब्रेन को भी सिग्नल देते हैं। अब मैम यहाँ पर ब्रेन क्यों आ गया? मैम यहाँ पर आपका, हम लोगों का ब्रेन क्यों आ गया? ब्रेन क्यों आ गया? ब्रेन इस वजह से आया है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपकी सही तरीके से बोन्स के अंदर, बोन्स के सेल्स के अंदर सही तरीके से जो ब्लड है वो नहीं आ रहा, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, उसी वक्त पैगाम पहुंचाएगा कि भाई इतने ब्लड को जरूरत है, इतना ज्यादा मतलब कि उसमें से लॉस हो रहा है। तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है, ब्रेन को, यानी कि पाँव अच्छे तरीके से काम नहीं करा, ये बोन के सेल अच्छे तरीके से काम नहीं करे, तो ये क्या करता है? ये सिग्नल देता है। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास क्या? ओस्टियोसाइट सेल होता है। उसके बाद आपके पास है ओस्टियोक्लास्ट।
ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ये लार्ज होते हैं, ये बड़े होते हैं। इनके मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पर सेल्स होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो ओस्टियोक्लास्ट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स किसके कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो ओस्टियोक्लास्ट है। उसके बाद ये बोन ब्रेजिंग भी इसे हम लोग कहते हैं। ये जो मिनरल से उसे रीअब्सॉर्ब कराता है, जो भी काम की चीजें होती है उन्हें मिनरल, और बच्चों ये ग्रोथ में भी क्या करता है, ये हेल्प देता है। कौन? ओस्टियोक्लास्ट। ये मिलकर ही आप लोगों के एक बोन को बनाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। अब मैंने आपको बताया था, सवाल भी पूछा था कि कार्टिलेज और जो बोन है ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। लेकिन इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क देखें, क्योंकि इनमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। एज कंपेयर टू हम बोन की बात करें, इस कंपेयर टू बोन की बात करें, तो वहां पर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली टाइटली बाइंड होते हैं। इसकी वजह से आपकी जो बोन होती है वो क्या होती है? मजबूत होती है, रिजिड होती है। और आपके कार्टिलेज जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों फ्लेक्सिबल होते हैं? क्योंकि उनके जो टिश्यू जो है वो बहुत ज्यादा लूजली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं। अब ये कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप ये कार्टिलेज की ऊपर वाली जो लेयर देख रहे हैं, आप पहले वाली लेयर बोन वाली लेयर को भी हमने याद रखना है। कार्टिलेज की लेयर जो आउटर है उसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम, ये पी से नाम है। पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर लेयर है। पेरिकॉन्ड्रियम, फिर पी ही आप लोगों की बोन के अंदर मौजूद है। वो आप कमेंट सेक्शन में बताया, मैंने अभी बताया था। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बोन के अंदर जो आपके कार्टिलेज है, सॉरी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके सेल्स प्रेजेंट है। अब ये सेल्स का जो बाहर वाला हिस्सा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये जो सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट है, इनका जो बाहर वाला हिस्सा है इसे आप लेक्यूना कहते हैं। लेक्यूना। अब ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर वाली जो हिस्से प्रेजेंट है, ये जो आप अंदर वाला ब्लैक ब्लू ब्लू हिस्सा देख रहे हैं, ब्लू पेन यहाँ पे यूज, ये जो ब्लू ब्लू आप लोग हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को आप क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, एक तरह का आपको फ्लूइड नजर आ रहा है। कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर आप लोगों के पास एक तरह का फ्लूइड नजर आ रहा है। उस फ्लूइड को आप बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है? कोलेजन से, इलास्टिन से और प्रोटोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। और बच्चों ये स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। उसके बाद याद रखिएगा, जो आपका पेरिकॉन्ड्रियम है उसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स भी पाई जाती हैं, जहां पर लिम्फोइड फ्लूइड होता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी। उसके बाद नर्व्स, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर इसे कॉपी करना है, सो एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर काम की चीजें लिखी है। अब सवाल ये है कि मैम एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज है आपके पूरे, दिस इज योर एमसीक्यूज, इसे पूरा याद करना पड़ेगा। इसमें से कहीं से, इन सेल में से एमसीक्यूज लाजमी आएगा, और इसमें से भी आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है। तो इसे पूरा याद कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम याद रखिएगा, क्या पता आपका आधा एमडीके इस चैप्टर से बन जाए, आपको 30% आपकी डायग्राम से आता है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है, बाकी हलवा है। पढ़ना मुश्किल नहीं होता, पढ़ना आसान होता है। उस स्टूडेंट को लेवल का नहीं पता होता कैसे पढ़ना है। अगर मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ तो मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह बायोलॉजी में आप 81 आउट ऑफ 81 मार्क्स को क्या कर सकते हैं? गेन आउट कर सकते हैं, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हर बोर्ड की प्रिपरेशन होती है एक ही वीडियो के अंदर। आपको बार बार कोई चेंज वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती। तो सिंध अगर आप चाहेंगे आपको फिजिक्स भी ऐसे पढ़ाई जाए हमारी टीम के साथ, और आपको केमिस्ट्री की भी तैयारी कराई जाए बायोलॉजी के साथ, तो आपने डन डन लिखते जाना है कि मैम आप तैयारी करवाएं। क्योंकि मेरा अकेला काम नहीं होता, मेरी टीम भी मेरे साथ होती है। तो ये चीज आपने याद रखिएगा। तो चलें आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। एक हमारे पास होते हैं हाइलन कार्टिलेज, एक होते हैं फिब्रो कार्टिलेज, एक होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इन दोनों तीनों कार्टिलेज को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। सबसे पहले हाइलन। हाइलन की शेप कुछ इस तरीके से ज़िगज़ैग होती है। ज़िगज़ैग हाइलन कार्टिलेज की क्या होती है? शेप होती है। और जो हाइलन कार्टिलेज है ये किससे मिलकर बना होता है?
कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है ये जो हाइलन कार्टिलेज है, ये हमारी बॉडी के किस किस हिस्से के अंदर, किस किस पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपको इसका भी पता होना चाहिए। ये जो हाइलन कार्टिलेज है ये प्रेजेंट होता है आपकी नोज में, आपका नाक जो है उस नाक के अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये वाले जो कार्टिलेज है, याद रखिएगा एंड ऑफ बोन्स। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि व्हाट कार्टिलेज इज प्रेजेंट एंड ऑफ बोन्स, ये एमसीक्यूज आ सकता है टेस्ट के अंदर। तो ए ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है हाइलन, हाइलन कार्टिलेज, बी में फॉर एग्जांपल आपको इलास्टिन कार्टिलेज, सी में आप लोगों को दिया जाए फिब्रो कार्टिलेज, डी में आपको दिया जाए नन। तो आप किसके ऊपर टिक लगाएंगे, अगर मैंने आपको ये ना बताया होती तो आप किसी के ऊपर, ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हाइलन कार्टिलेज। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चले, इसमें से भी देखें एक एमसीक्यूज निकल गया। उसके बाद है फिब्रो कार्टिलेज। अब फिब्रो कार्टिलेज की स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है, कुछ इस तरीके की होती है, ये कुछ ऐसे ऊपर लाइन, फिर ऐसे कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये आपके पास जो फिब्रो कार्टिलेज है ये किससे मिलकर बना होता है, ये कोलेजन से मिलकर बना होता है, कोलेजन से। उसके बाद जो फिब्रो कार्टिलेज है ये हमारे जो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक सिम्फिसिस, ये प्यूबिक जो सिम्फिसिस है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो नी जॉइंट्स होते हैं, हमारा गोडे लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो उसको सिंप्लीफाई नी जो जॉइंट है वहां के ऊपर भी ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, तो इलास्टिक कार्टिलेज वो इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन सी प्रोटीन से, इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके एक्सटर्नल ईयर में। आपका जो ईयर है उसके जो एक्सटर्नल ईयर है वहां पर आपके कार्टिलेज क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो अब ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस, यहाँ पर जो आप खाने को अंदर करते हैं तो यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को आप बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्यों लगा होता है, कहीं जो खाना है वो हमारे पास हमारा जो खाना है वो हमारी सांस वाली नाली के अंदर ना चला जाए, और हमारा जो पानी है वो कोई सांस वाली नाली के अंदर ना चला जाए। तो सही जो है वो ढक्कन, जब हम सांस लेते हैं, सांस बंद करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं ऐसे लेवल बढ़ाते हैं कभी कम, तो इसको भी ये देखता है कि खाना जो है वो सांस वाली नाली में ना चला जाए। तो ये जो ढक्कन है ये हमारा ओपन और क्लोज होता रहता है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। देखिए जब हम खाना इंटर कराते हैं तो हम अपने माउथ वाले रीजन से इंटर कराते हैं, और माउथ में आपको पता है बहुत डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन आपके दांत करते हैं, केमिकल डाइजेशन आपके एंजाइम्स करते हैं। तो ये भी सवाल आपके टेस्ट के अंदर आ सकता है, लेकिन हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद जो माउथ है, माउथ के फेरेंक्स आ जाता है, लैरेंक्स आ जाता है, उसके बाद आप लोगों के पास ग्लोटिस आ जाते हैं, एपीग्लोटिस, एसोफेगस, तो ये सारे आप लोगों के पास आ जाते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी तब आप आगे निकल पाएंगे। अगर आपको मैं छोटी छोटी चीजें ना बताऊं तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मुझे इस वजह से दूसरे चैप्टर के अंदर जाना पड़ता है डिटेल के अंदर, ताकि आपको पता चल सके। एपिग्लोटिस एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होती है जो सांस की नाली के अंदर खाना ना चला जाए। तो एकदम जब आप बात कर रहे होते हैं, बात करते हैं, जैसे ही आप खाना भी खा रहे होते हैं साथ में, तो अब एकदम देखें आपको उथू सा लग जाता है। तो उथू क्यों लगता है, क्योंकि वो खाना एपिग्लोटिस उसी वक्त उसको बंद हो गया कि कहीं खाना जो है वो सांस लेने के अंदर ना चला जाए। इस वक्त उसी वक्त हमें कफिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया। तो चले आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ज्वाइंट्स क्या होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। आप नीट से हैं, एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप फेडरल से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं, सारे बच्चे यहाँ से तैयारी, और नीट के बच्चे हैं, सारे बच्चे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ज्वाइंट्स क्या होते हैं, जब दो बोन्स जो हो वो आपस में आर्टिकुलेट हो। दो जो बोन्स है
वो आपस में क्या हो, जुड़े, दो बोन्स आपस में जुड़े, इस तरीके से आर्टिकुलेट होती हैं, मिलती हैं, आर्टिकुलेट होती हैं, उस जगह को आप क्या बोलते हैं, जॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंट कहते हैं। अब आपकी जो बोन्स है उसके बीच में काफी ज्यादा जॉइंट पाए जाते हैं। जब बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करती हैं, उस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, स्केलेटन को होल्ड करके रखना और मोबाइलिटी, मूवमेंट में क्या करना, काम करना। ये किसका काम होता है, जॉइंट का काम होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन करें जॉइंट की, तो जॉइंट की क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें जॉइंट के अंदर, तो आपके पास एक फिब्रस जॉइंट आता है, हम इसका फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है जिसका स्ट्रक्चर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद एक साइनोवस जॉइंट होता है जो हर जगह मूव कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट की बेस पर कौन कौन से जॉइंट है, एक आपके पास साइनथ्रेसिस जॉइंट है, एक आपके पास एम्फी आर्थ्रेसिस जॉइंट है, एक आपके पास है डायआर्थ्रेसिस जॉइंट्स है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो चले आगे स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। तो बच्चों मैं पहले भी बना चुकी हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी मुझे दोबारा से ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो इस तरीके से थोड़ी मीठी मीठी आपको दिखेंगी, लेकिन आपने एडजस्ट कर लेना है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास फिब्रस जॉइंट क्या होता है, ये फिब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो नो मूव, यानी कि वो मूव ही नहीं करता। एक जगह जो चीज रुकी हुई है वो टच से मस नहीं होगी, वो दूसरी जगह नहीं जा सकती, बस एक जगह वो लगी हुई है। वो क्या है, इमूवेबल जॉइंट है। यहाँ पर प्रेजेंट है आपको कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन से जॉइंट होते हैं जो कि मूव नहीं कर पाते। आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक जॉइंट होता है, आपके स्कल के अंदर, जो मूव नहीं कर सकता। उसके बाद आपके दांत है, दांत में क्या प्रेजेंट, दांत में सॉकेट्स के अंदर आपके दांत लगे होते हैं, तो ये भी इमूवेबल होते हैं, ये भी मूव नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है, मैंने आपको जब अपेंडिकुलर स्केलेटन बता रही थी आपको, अपेंडिकुलर स्केलेटन जब आपको मैं पढ़ा रही थी, जिसमें टोटल हमने देखा था 126 टोटल क्या थी, बोन्स थी उसके अंदर, ये चीज हम देख रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखें, जहां पर टिबिया और फेबुला थी जो कि उंगलियों के कुछ इस तरीके से, बच्चों वो ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं करती। ये हमारे जो उंगलियां हैं, फेलेंजेस हैं, यहाँ पर टिबिया और फेबुला क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो भी क्या होती है, इमूवेबल होती है, वो भी मूव नहीं करती। उसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये एक ऐसा जॉइंट होता है जो ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्टम जॉइंट भी कहते हैं। ये थोड़ा सा मूव करता है, ये स्लाइटली क्या करता है, मूव करता है। यहाँ पर एक बोन मौजूद होती है जिस बोन को हम हाइलिन भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे थोड़ी सी मूव करती है, जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों के पास फर्स्ट स्टर्नम, अब देखें ये आप लोगों के पास स्टर्नम है, ये आप लोगों के पास क्या रिबकेज है, 12 पेयर मौजूद होते हैं, एक बार पर 24 क्या होती है, पसलियां होती हैं। लेकिन बीच में एक हड्डी होती है जो इन दोनों को ज्वाइन करती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये जो स्टर्नम होती है ये कभी कभी मूव करती है, जैसे कि हम इस तरीके से जब करते हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो इस तरीके से एक आपको आवाज से सुनाई देती है, ये कभी कभी क्या करती है, मूव कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता, जैसे कि प्यूबिक सिम्फिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, वो हर जगह आप मूव करवा सकते हैं, 3D में भी। जैसे कि हमारा हैंड है, इसे मैं ऐसे भी मूव करवा सकती हूँ, ऐसे भी मूव करवा सकती हूँ, ऐसे भी मूव कर, देखें ऐसे भी मूव करवा सकती हूँ, ऐसे ऐसे हर तरफ में मूव कर। लेकिन हम अपनी जो टांग है उसको इस तरीके से ऐसे नहीं मूव करवा सकते हम, क्योंकि बच्चों एक हमारा पेल्विक ग्रेडल, हम इसको भी सही तरीके से ऐसे मूव नहीं, ऐसे कि हमारी ये वाली चीजें, अब हम इसको ऐसे से रोटेट तो नहीं सही तरीके से, हाँ इसको भी हम आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं, बट ये देखिए हमारा हैंड जो है वो 3D में मूव करेगा, जैसे भी मूव करवा लो। तो ये हमारा, इस जॉइंट को आप दूसरा कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह 3D में मूव कर सकता है।
मुझे इसमें से एमसीक्यूज क्या बनकर आएंगे? तो एमसीक्यूज देखिएगा, पूछा जा सकता है व्हाट इज नो मूवमेंट शो जॉइंट, वो कौन सा जॉइंट है? तो आपने बोलना है वो जॉइंट है फिब्रस जॉइंट। उसके बाद व्हाट जॉइंट आर मूव ऑल प्लेन, तो आपने बोलना है वो, यहाँ दोनों नाम याद रखने, बायल सॉकेट जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके एमसीक्यूज बनकर आए हैं, आपको भी प्रिपरेशन लेना है, एमसीक्यूज कहीं से भी उठाकर दिया जा सकता है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। बहुत ध्यान से मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसे सुनना है, और लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लास्ट भी करना है, और टीच दुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले जो बीमारी होती है उसको आप कहते हैं अर्थराइटिस। अब मैं आपको पहले वर्ड समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी। अब अर्थराई, अर्थराई का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट वर्ड से आप डेफिनेशन इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने देखना है टाइस का मतलब क्या होता है। टाइसिस का मतलब होता है अर्थराइटिस। टिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी हमारे जोड़ों का सूज जाना, हमारे जोड़ों का सूज जाना, हमारे ज्वाइंट का सूज जाना। आप वर्ड से देख सकते हैं, जहां पर टिस लग जाए उसका मतलब है इन्फ्लेम, और अर्थराई का मतलब होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट का सूज जाना, हमारे हमारे जो जॉइंट्स है उनका सूज जाना, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। ये अर्थराइटिस क्यों होती है इसको हम स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेरे बच्चे देखना है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जॉइंट की, हमारे जोड़ों की ऐसी बीमारी होती है जहां पर एक या एक से ज्यादा हमारे जॉइंट क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। ऐसी बीमारी को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। अब हमारे पास तीन टाइप की अर्थराइटिस होती है। एक आप लोगों के पास होती है ओस्टियो अर्थराइटिस, एक होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और दूसरी होती है गॉटी अर्थराइटिस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओस्टियो अर्थराइटिस। बच्चों मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ तो गौर से देखिएगा। अब ओस्टियो अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है, अब देखिए हमारी एज बढ़ती है, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर अपनी जवानी की उम्र को पहुंचते हैं, उसके बाद हम अपनी बुढ़ापे की उम्र पर जाते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक मोबाइल जो है एक मशीन है, वो कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद वो मशीन क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इस तरह की अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी की भी एक मशीनरी बनाई हुई है। अब वो बार बार इस तरीके से ईयर्स गुजरते जाएंगे, हम एजिंग होते जाएंगे, तो वो जो हमारे जॉइंट है वो घिसते जाएंगे, उनके अंदर जो फ्लूइड है वो कम होता जाएगा। तो ये जो बीमारी है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये जॉइंट की घिसने की वजह से होती है। जब हमारी ज्यादा एज हो जाती है तो उसमें से फ्लूइड खत्म होना शुरू हो जाता है। अब बच्चों क्यों ऐसा होता है कि क्यों हमारे जो है वो एज के साथ जॉइंट खत्म होते हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और कार्टिलेज क्या है? एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ये हमारी हड्डी है, ये हमारी जॉइंट है। अब ये हड्डी जो है, हड्डी के बीच में कार्टिलेज होते हैं, वो उम्र के साथ साथ कार्टिलेज क्या होते हैं? कम होते रहते हैं। हम जितने ज्यादा बूढ़े होते जाते हैं, हमारे कार्टिलेज वैसे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आई थिंक यू आर क्लियर। इसे ऐसी बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बच्चों याद रखिएगा, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है? रोमियो रोमियोटिड, एक ऐसी बीमारी जहां पर हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बनाया हुआ है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हमारी बॉडी के अंदर हमारे पुलिस ऑफ द बॉडी बैठे हैं। वो क्या करते हैं? बीमारी के अगेंस्ट काम करते हैं, उन्हें मारते हैं, कहीं हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे वैसे ही सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, वैसे सेल डिवीजन हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, आम बॉडी के अंदर। तो जब हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट सेल डिवीजन होती है, तो हमारे जो सेल्स हैं, जो पुलिस ऑफ द बॉडी है, उनको लगता है कि ये सेल वो है जो कि गंद फैलाएंगे, लेकिन वो होते हैं हमारे सेल में। तो हमारी बॉडी से गलती हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटो इम्यून क्या हो जाता है मेरे स्टूडेंट्स? डिसऑर्डर्स हो जाता है। क्लियर है? तो टीच दुआ की बात गौर से सुननी है। देखें, ऑटो इम्यून, इम्यून इम्यून यानी अपने ही सेल अपने आप को
नुकसान दे दे, हमारा सिस्टम ऐसा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कभी कभी हमारी बॉडी के अपने सेल हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। उस हमला करने से हमारी जो उंगलियां होती हैं, हमारी जो फिंगर्स की जो यहाँ पर सॉकेट्स देख रहे हैं, उनके ऊपर हमारे नेल्स उतरने लग जाते हैं, गंदा निकलता है, पस सा एक पानी सा निकलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया वहां पर बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया के जमा होने से हमारी बॉडी के अंदर पुलिस ऑफ द बॉडी बैठे, व्हाइट ब्लड सेल्स बैठे हैं, वो क्या करेंगे? उनको मारेंगे, फिर वहां पर एक पस सा जमा हो जाएगा। सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद एक बीमारी होती है जिसे हम गॉटी अर्थराइटिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमें यूरिक एसिड, अब देखो हमारी जो बॉडी है, हम पानी पीते हैं, सही, पानी पीने के बाद उसमें काफी केमिकल्स हमारे यूरिन के अंदर शामिल होते हैं। हमारा जो यूरिन होता है वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। एक तो हम वेस्ट मटेरियल के जरिए अपनी बॉडी से, देखिए हम जब खाना खाते हैं तो हम अपने खाने को इनगल्फ करते हैं अपने मुंह के जरिए। अब मुंह के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करने के लिए हमारे पास हमारे दांत भी मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारा जो खाना होता है वो वेस्ट की फॉर्म में रिलीज होता है। बाकी जो काम का खाना होता है, जो प्रोटीन बनाने होते हैं, वो उसमें यूज होता है, बाकी हमारी बॉडी से पेस्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। बाकी स्टूडेंट, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर पानी पीने के साथ हमारी बॉडी से यूरिन भी रिलीज होता है, जिसे आप पेशाब भी कहते हैं। अब ये जो आपके पास यूरिन है, अगर कोई बॉडी में हमारे जो है वो फंक्शन काम करना छोड़ दे तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां काज हो सकती हैं। तो ये डॉक्टर्स को पता होता है। जो हम मेडिकल की तैयारी करें तो मेडिकल की तैयारी में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, एमडी गेट का एग्जाम क्लियर करेंगे तो हम डॉक्टर कहलाएंगे। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उस वक्त मरीज को देख ले, इसको ये बीमारी है, इस मरीज को ये बीमारी है, नहीं इस मरीज को, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है जिसे आप कहते हैं गॉटी अर्थराइटिस, जब हमारी जो बोन्स है उसके अंदर यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अजान के बाद पढ़ते हैं आगे। जैसा कि अजान हो चुकी है, सो हम आ जाते हैं अपनी डायग्राम की तरफ, जहां से आपको अच्छी तरीके से टेस्ट की तैयारी हो जाएगी आपके एमडी गेट की। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देखना है। फर्स्ट हमने यहाँ पर, अब बच्चों देखें, ये तीनों बीमारियां होती हैं, तीनों बीमारियों में जो काज होता है वो यही होता है, और सिम्टम भी यही शो होंगे। जरा मैं आपको बता देती हूँ। देखें, पहला जो काज है वो एजिंग, उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी, आपके ज्वाइंट वीक होते जाते हैं क्योंकि कार्टिलेज खत्म होते जाते हैं। उसके बाद याद रखिए, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी आपको जॉइंट की बीमारी लग सकती है। काफी ज्यादा ऐसे होते हैं, जो कि हमारे घर में भी हमारी एक चाची है जिसके उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। तो ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है वो उससे है, उसकी जो जॉइंट है उसको उसका मसला हो गया है, मतलब कि जॉइंट, दो जो हैंड्स हैं उसे एक बीमारी लग सकती है। तो वो फिर गर्म पानी में बैठते हैं, फिर उन बंदों को सुकून होता है, वरना वो जो है उनके जॉइंट में पेन होता रहता है, तो खुद के सेल खुद के ऊपर ही हमला कर देते हैं। इतना डिफेंस सिस्टम उनका तेज होता है कि अपने आप को खुद ही वो नुकसान दे देते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं ये क्या हो गया, फिर बोलते हैं ये क्या हो गया। उसके बाद हमारे पास है इन्फेक्शन जॉइंट, एक ये आपके जॉइंट जो है वो आपको इन्फेक्शन हो गया, आप किसी यूवी रेस के सामने चले गए हो, इंट्रावॉयलेट जो रेस चल रही थी, गामा रेस, उस गामा रेस के सामने अब एक्सरे वाली जगह पे, देखिए एक्सरे वाली जगह पर जाना बहुत खतरा होता है। खतरा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर गंदी गंदी रेस, वैसे तो डॉक्टर आपको एक्सरे कभी प्रीफर करते ही नहीं है, अगर प्रीफर करते हैं तो जिस बंदे का हो आपने उससे दूर रहना है, क्योंकि वो रेस अगर आप सेहतमंद को लग गई तो आप मर जाएंगे। उसके बाद आपके पास है ओबेसिटी, जिसका वेट ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। उसके बाद आपके पास है इंजरी, अब कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से हमारे जॉइंट टूट गए, तो बच्चों जब जॉइंट टूटते हैं ना तब उसमें पस पड़ जाता है, वो ना पाँव के अंदर कीड़े भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस बंदे की केयर नहीं की जाती। वैसे तो आजकल पाकिस्तान की जो अवाम है वो गरीबी की वजह से डॉक्टर के पास ही नहीं जाती, गरीब गुर्बत की वजह से, उस वजह से बच्चों ये बहुत ज्यादा है, इधर उधर हुआ पड़ा है। तो ये क्या, इंजरी की वजह से भी आपको ये बीमारी लग सकती है। उसके बाद आपके डीएनए के अंदर, आपकी जेनेटिक, आपकी खानदान से भी ये बीमारी हो सकती है। अगर आपको बाप दादा को ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होगी, लाजमी होगी, क्योंकि ये आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। अब डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है जो पेरेंट्स से जो है वो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करता है बच्चे के अंदर, पेरेंट्स से
ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसफर करता है वो आपके पास क्या होता है, डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, हर एक खानदान का डीएनए अलग होगा। अब अल्लाह ताला ने क्या बोला, कुल्लू नफ्सु जायकातुल मौत, हर जो नफ्स है उसको मौत का जायका चखना है, एक ना एक दिन हमें मरना है, क्योंकि हमने दुनिया के अंदर क्या ले ली है, सांस ले ली है। अल्लाह ताला ने बोला है कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें उठाऊंगा। अल्लाह ताला कैसे उठाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है हमारे यहाँ क्या मौजूद है, हम मर भी जाएंगे लेकिन हमारा डीएनए कभी खत्म नहीं होगा। तो वो अल्लाह ताला उसे एक दिन जरूर उठाएगा। अगर वो हमें पैदा कर सकता है तो हमें एक दिन वो उठा भी सकता है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इन तीनों बीमारियों के काजेज ये हैं और सिम्टम्स भी इन बीमारियों के यही तीनों के शो होते हैं। एक जॉइंट का दर्द, जोड़ों का दर्द, उसके बाद है स्वाइलिंग या रेडनेस, वो नहीं आपके पाँव लाल होने लग जाते हैं, आपके जॉइंट रेड, हमारे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है, जैसे हमारी दादा वो बोलते हैं पाँव में दर्द है तो बाई एजिंग की वजह से है या कुछ और की वजह। अब वीकनेस हो गई है, आप प्रोटीन्स ले ही नहीं रहे, 40 इयर्स अबव हो गए हैं, तो आप प्रोटीन्स लें ताकि आपको ये बीमारियां ना लग सके। उसके फैटिक, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप थके हुए लग रहे हैं। उसके बाद इसके बहुत ज्यादा काजेज होते हैं। उसके बाद अगर मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें टीच दुआ को। सो यहाँ पर आपने देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब मैं इसकी डायग्राम को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट फोकस कीजिएगा। इसके पास फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। बच्चों ये आपके पास क्या है, दो जॉइंट्स हैं, दिस इज वन जॉइंट एंड बचा दिस इज द सेकंड जॉइंट। इन दोनों जॉइंट के बिटवीन, इन दोनों जॉइंट के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक फ्लूइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं और हमारी एक हड्डी एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ मिलता है। तो जब एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ मिलता है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, इतनी दर्द होती है पाँव में, मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज जो है वो खत्म हो जाते हैं। इस बीमारी को आप कहते हैं क्योंकि कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जॉइंट के अंदर, तो वहां पर कार्टिलेज की कम होने की, एक हड्डी दूसरी जॉइंट के साथ, एक जॉइंट दूसरे के साथ मिलता है, तो वो उस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसके बाद आपके पास है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है वो क्यों होती है बच्चों, यहाँ पर आपके इम्यूनोग्लोबिन सेल्स होते हैं। जब ये इम्यूनोग्लोबिन सेल्स यहाँ से खत्म हो जाते हैं, सो यहाँ से एक जॉइंट दूसरे के साथ मिलता है, तो इस बीमारी को आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और दर्द होती है, बहुत ज्यादा दर्द वाला प्रोसेस होता है। और ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, जब आपका पेशाब आपकी बॉडी से बाहर निकल ही नहीं रहा, तो आपकी बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वहां पर जाके वो गंदगी करेगा, आपके जिस्म को सुजाएगा। जैसे किसी के पेट में पानी सा फिल हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से एक्सक्रिएशन का प्रोसेस ही नहीं हो रहा, तो वहां पर डायलिसिस की जाती है। वो वाला प्रोसेस बहुत इंतहाई मुश्किल होता है जब किडनी फेल हो जाती है। दिस इज मोस्ट 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 कॉम्पिटेटिव प्रोसेस है ये वाला, जिसको होता है उसे ही पता होता है। उसके बाद है गॉटी अर्थराइटिस। गॉटी अर्थराइटिस की आपकी फिंगर्स, आपकी उंगलियां, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ज्यादातर ये जो बीमारी हमने देखी थी एड्स वाली, जो कि ज्यादातर फीमेल्स को होती है क्योंकि उनकी यूटेरस में सेक्सिस की वजह से वो जो है वो खराब हो जाती है। सो इस वजह से ज्यादातर ये बीमारी एड्स में देखी जाती है, 75% सेक्सिस के एक्सचेंज होने की वजह से। तो ज्यादातर ये फीमेल को बीमारी होती, कैंसर वैंसर वगैरह, क्योंकि उनकी बार बार जो सेक्सिस एक्सचेंज होने की वजह से देखी जाती है। उसके बाद देखिए, जब फिंगर्स के अंदर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक बीमारी लगती है जिसे हम कहते हैं गॉटी अर्थराइटिस। अब हम आगे स्टूडेंट चलते हैं, मसल के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास मसल्स क्या होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लाइव सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, मसल। मसल एक तरह का बॉडी टिश्यू है जो क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और रिलैक्स करवाता है और मूवमेंट प्रोड्यूस करवाता है। अब बच्चों ये एक तरह का बॉडी टिश्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, मैं अपनी हैंड को ऐसे कर सकती हूँ तो मेरी मसल ऐसे हो गई। मैं अपने हैंड की मुट्ठी को बंद करूं, अपने हाथों को बंद करूं, तो मेरी मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगर मैं अपने हाथों को ऐसे खोल दूं तो मेरी जो हैंड है उसकी मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। अगर मैं बंद करूं, कॉन्ट्रैक्ट, मैं खोलूं, रिलैक्स, बंद करूं, कॉन्ट्रैक्ट, खोलूं, रिलैक्स। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर हर एक फंक्शन को बहुत ध्यान से बनाया हुआ है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। उसके बाद इसके बॉडी टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। अब देखो, मेरी मर्जी है मैं यहाँ पर आऊं, मेरी मर्जी है मैं यहाँ पर जाऊं, मेरी मर्जी है नीचे जाके खाना खाऊं, मेरी मर्जी है नीचे जाके पढ़ाऊं। तो इस तरीके से मेरी मर्जी है,
ये मैं अपनी मसल्स को कैसे घुमा रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे खाना पका रही हूँ, कैसे मैं ये कर रही हूँ, कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें मेरी मर्जी है। मैं अपने हैंड को देखें ऐसे कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मार्कर से अभी मैं बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, तो ये क्या है? मैं अपने हाथों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हूँ, फिर मूवमेंट कर रही हूँ। ये हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बनाई है? मसल्स बनाई है। अब अल्लाह ताला ने कितने टाइप की मसल्स बनाई है? 3 टाइप की मसल्स बनाई है। एक स्केलेटन मसल, एक स्मूथ मसल, जो हमारे पास स्केलेटन मसल्स, इसको हम डिटेल में स्टूडेंट देखने वाले हैं। अब हमारे पास स्केलेटन मसल्स क्या होती हैं? बच्चों, ये एक ऐसी मसल्स होती है जो नोट ब्रांच होती हैं। ये ब्रांच में नहीं होती, बिल्कुल कुछ इस तरीके की बच्चों आपको ये मसल्स दिखेंगी। कुछ इस तरीके की क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। क्लियर है? उसके बाद ये नोट ब्रांच होती हैं। अब ये जो स्केलेटन मसल्स होती है हमारे स्केलेटन के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। बच्चों, ये हर तरह का फंक्शन कर सकती हैं। जैसे हमारी स्किन क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। हमारी स्किन से स्वेट रिलीज होता है, पसीना आता है, यानी कि हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? स्वेट ग्लैंड मौजूद है स्किन के अंदर। और स्किन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे मौजूद है सबिस्कस ग्लैंड। सबिस्कस ग्लैंड क्या है? मौजूद है, जहां से हमारा ऑयली स्पर्म रिलीज होता है। स्पर्म, सीबम जिसको आप कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत फंक्शंस हो रहे हैं। स्किन अपना काम कर रही है, लिवर अपना काम कर रहा है, हमारा जो लोग शराब पीते हैं उनकी शराब को फिल्टर करता है। ये कौन करता है? लिवर करता है। हम किडनी हम खा रहे हैं, हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है। नेफ्रॉन उसका मल्टी और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये सारी चीजें मैं आपको होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मसल्स भी क्या कर रही हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड फंक्शन कर रही हैं। और हमारी मसल्स के ऊपर जो एस्ट्रिएशंस है वो भी क्या हो रही है? शो हो रही हैं। याद रखिएगा, एक एस्ट्रिएशंस आप लोगों के पास है, याद रखिएगा वो भी शो होती है कहाँ पर? आपकी स्केलेटन मसल्स के अंदर। और जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं, याद रखिएगा वो क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री से मुराद है वो आपके कंट्रोल में होती है। अब हमारी कंट्रोल में हमारे लिप्स, अब मैं लिप्स को खोलूं, लिप्स को बंद करूं, ये मेरी मर्जी है। उसके बाद मैं अपनी टंग जुबान को ऊपर करूं, नीचे करूं, ये मेरी मर्जी है। मैं जैसे बात करूं ये मेरी मर्जी है। उसके बाद एंटीरियर रीजन ऑफ एसोफेगस, इसको भी मेरी मर्जी है, मैं जैसा भी कर सकूं। उसके बाद हमारे पास क्या है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्पाइंडल होती हैं। ये एंड ट्रैप के अंदर ये मसल्स मौजूद होती हैं। बच्चों, ये यूनी न्यूक्लिएटेड, ये एक ही फंक्शन करती हैं। जब एक फंक्शन का नाम आ जाए, यूनी न्यूक्लिएटेड का नाम आ जाए, इसका मतलब होता है एक ही फंक्शन करने वाली मसल, एक ही काम करने वाली मसल। उसके बाद है यानी कि आपकी नसें, ये डोंट शो स्ट्रिएशन, ये कोई इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड नहीं होते। नोट प्रेजेंट लाइट एंड डार्क बैंड, जो कि हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। उसके बाद ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। उसके बाद ये हमारे जो पोस्टेरियर रीजन है ये वहां पर पाई जाती हैं। और हमारा जो एसोफेगस है, एसोफेगस क्या होता है? जहां के अंदर हमारा खाना जाता है, खाना जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टमक, हमारा पेट, हमारा जो पेट है, हमारे पेट क्या होता है? जे शेप ऑर्गन होता है, जे शेप ऑर्गन। हमारी रोटी ऐसे ही हजम नहीं होती जो हम खाते हैं, फ्रूट फ्रूट ऐसे ही हजम नहीं होती, काफी प्रोसेस होते हैं। उसके बाद खाना आके पेट में गिरता है, पेट में गिरने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी एनएस के जरिए आपकी बॉडी के अंदर से रिलीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर होती है, सब्सटेंस भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर सब्सटेंस को लेकर जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद होलो ऑर्गन्स में ये स्मूथ मसल्स काम करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल्स क्या होती है? इर्रेगुलर मसल्स होती हैं, यानी इनकी कोई शेप नहीं होती। अब मैं अपने हार्ट को बोलूं सुबह को तुम मेरे ब्लड को फिल्टर करना, अब मेरे जो हार्ट है उसको फिर से बोलूं अभी अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा ब्लड फिल्टर मत करना, अभी मेरा ब्लड फिल्टर मत करना, अभी मेरा मूड नहीं है। क्या मैं ऐसे बोलूंगी? फिर तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे हर वक्त मेरा ब्लड फिल्टर होना चाहिए, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगी। इस वजह से ये मैंने इनवॉलेंट्री अल्लाह ताला ने बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है ये एक मिनट भी दिल रुका, हार्ट अटैक आ जाता है, हमारी डेथ हो जाती है, हार्ट के वाल्व्स बंद हो जाते हैं, हमें
हमें सांस लेने में मसला होता है, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हार्ट वॉल्स भी लोगों के बंद हो जाते हैं। बट जो हार्ट वॉल्स बंद होना भी जिनके होते हैं उनको पता होगा दिस इज वेरी 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 डिफिकल्टी, एंड आई विल से दैट वेरी 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 हार्ड। उसके बाद हमारे पास है हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। अब ये इनवॉलेंट्री अल्लाह ताला ने इस वजह से रखा है क्योंकि ये 1 मिनट बंद ना हो, 1 मिनट भी बंद ना हो। हम सोए भी होते हैं, हमारा दिल चल रहा होता है, थक 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 कर रहा होता है, क्योंकि बच्चों को 1 मिनट बंद होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, एस्ट्रिएशन। इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने देखा था स्केटर मसल। अब एमडी गेट, मेडिकल के टेस्ट के अंदर इसमें क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो चलें उसे भी देख लेते हैं। अब जो एमसीक्यूज है, मेडिकल टेस्ट, एमडी गेट, तो यहाँ पर एमसीक्यूज जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि वो कौन सी मसल है जो कि स्पाइंडल शेप में होती है, तो आपने लगाना है, मैम टीच दुआ ने बता दिए, ये क्या स्मूथ मसल। उसके बाद याद रखिएगा स्केलेटन मसल ऐसी मसल होती है जो यूनिक ही फंक्शन करती हैं, जैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। लंग्स क्या करता है, लंग्स को मैं बोलती हूँ कि तुम अभी जो मैंने बाहर से ऑक्सीजन ली है, अभी तुम इसे कार्बन डाइऑक्साइड मुझे देना, मैं मर जाऊंगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एनवायरमेंट में मर जाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इंसान लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा जमा हो जाए तो आपको बीमारियां काज हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो आजकल लोगों को काज हो रही है। ज्यादातर तो ये फीमेल में भी देखी जा रही है और मेल के अंदर भी देखी जा रही है। सो ये आपने याद कर लेना है, इसमें से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब चलें लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दिस इज चैप्टर ऑफ द एंड। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास लाइट बैंड क्या होता है। लाइट बैंड आइसोट्रोपिक बैंड होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन में, याद रखिएगा, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज का होना, डिफरेंट ना होना, सेम प्रॉपर्टीज का होना हर एक डायरेक्शन में लाइट के साथ साथ, उसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। और ये जो आइसोट्रोपिक बैंड होता है, ये आप लोगों के पास क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में लाइट के साथ साथ क्या होती है, सेम होती है। ये लाइट की डायरेक्शन के साथ साथ ये डिफरेंट नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ये पतला होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन, एक्टिन प्रेजेंट होता है। ये सारे प्रोटीन्स है, एक्टिन प्रेजेंट होता है। ये लाइट के साथ साथ ये जो हमारे पास बैंड है ये अपीयर होता रहता है, लाइट के बिना ये बैंड अपीयर नहीं होगा। और याद रखिएगा लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा लाइट के चेंज होने के साथ साथ। उसके बाद है ये जेड लाइन पासिस होती है, ये जेड लाइन के साथ स्टूडेंट कुछ इस तरीके से क्या होती है, पास होती है। उसके बाद इनका सेंटर ऑफ बैंड और जो आई बैंड होता है वो शॉर्टन होता है, इनका जो शॉर्टन ऑफ बैंड है वो आई बैंड, और उसके बाद आपके पास सेंटर ऑफ बैंड, आई बैंड ये शॉर्टन होता है। जैसे मसल की हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो इनका भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो इसका जो आई बैंड सेंटर के अंदर होता है वो शॉर्टन हो जाता है और वहां पर आपकी क्या हो जाती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट है वो अटैच होता है किसके साथ, जेड लाइन जो होती है कुछ इस तरीके की, वहां पर ये क्या होता है, अटैच होता है। उसके बाद अगर बात करें डार्क बैंड की, तो डार्क बैंड क्या होता है, डार्क बैंड याद रखिएगा एक एनीट्रोपिक बैंड होता है, एनेस्ट्रोपिक। इसका मतलब है कि हर डायरेक्शन में चेंज होना, हर डायरेक्शन में क्या होना है स्टूडेंट्स, चेंज होना, ये चीज याद रखिएगा। वो आपके पास होता है एनेस्ट्रोपिक बैंड। उसके अंदर ये कंटेन करता है, इसके अंदर एक्टिन भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और इसके अंदर मायोसिन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये अपीयर होता है डार्क, डार्क अपीयर होता है। इस वजह से ये हर डायरेक्शन में क्या होता रहता है, जो डार्क बैंड होता है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद ये जो बैंड है इसके अंदर ना ही मायोसिन फिलामेंट होता है ना स्पेन होता है सेंटर ऑफ ए बैंड में। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। एक बार और रिव्यू कर रही हूँ, लाइट बैंड क्या होता है एक बार देख लें। ये आइसोट्रोपिक बैंड होता है, ये लाइट के साथ साथ हर डायरेक्शन में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद ये जेड लाइन इसमें पास होती है सेंटर ऑफ बैंड, तो आई बैंड में तो वो शॉर्टन हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट है जो कि एक जेड लाइन के साथ क्या है, अटैच है। उसके बाद ऐसे ही हम डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड एनीट्रोपिक है,
इसका मतलब होता है कि ये लाइट की बेंड होने के साथ साथ ये बेंड होता रहता है। उसके बाद इसके अंदर एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद ये अपीयर होता है डार्क, और इसके जो बेंड होते हैं वो याद रखिएगा वो शॉर्टेन नहीं होते हैं, वो ड्यूरिंग बच्चों कॉन्ट्रैक्शन कॉन्टैक्ट होते रहते हैं सेंट्रल रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक मॉडल जो कि आपके एमडी गेट के अंदर इंक्लूडेड है, पीएमडीसी के इसके अंदर जो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इस मॉडल को जरा आप गौर से समझिएगा बच्चों। ये मॉडल आपको कहता है ऐसी स्टेट है, मॉडल ये आपको कहता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपका जो थिन फिलामेंट होता है एक्टिन, याद रखिएगा, एक्टिन आपका थिन फिलामेंट होता है, मायोसिन आपका मोटा थिक फिलामेंट होता है, सख्त। और याद रखिएगा जब जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन ओकर हो थिन फिलामेंट एक्टिन में, और थिन फिलामेंट जो एक्टिन है वो स्लाइड करे, किसके ऊपर स्लाइड करे, थिक फिलामेंट मायोसिन के ऊपर। मैंने सारा डिटेल में लिख दिया। तो शॉर्टनिंग मसल जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो लेंथ ऑफ फिलामेंट्स देमसेल्फ, भले जितनी भी लेंथ हो फिलामेंट्स की, बट वो चेंज नहीं होते, ये मॉडल कहता है। एक बार और रिव्यू कर रही हूँ। ये मॉडल आपको कहता है, इस मॉडल की स्टेट आपको ये कहती है, जब भी कोई मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो आपके थिन फिलामेंट जो है एक्टिन, और उसके बाद वो स्लाइड करेगा, किसके ऊपर स्लाइड करेगा, जो कि थिक फिलामेंट मायोसिन है। और उसके बाद वो शॉर्टनिंग मसल्स होंगी जो कि उनके चेंज होने के साथ साथ वो चेंज नहीं होंगी, भले उनकी जितनी भी लेंथ चेंज हो जाए। इसके बाद स्ट्रक्चर है इसकी, जिसे हम सैक्रोमेयर कहते हैं। सैक्रोमेयर एक तरह का फंक्शनल यूनिट होता है। किसका फंक्शन यूनिट होता है, मसल्स का। मसल्स के इस फंक्शनल यूनिट को हम सैक्रोमेयर कहते हैं। उसके बाद इसकी की पॉइंट जरा आप देखें। की पॉइंट्स ये है कि जो जेड लाइन है वो बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है, सैक्रोमेयर की बाउंड्री है। उसके बाद आई बैंड जो है वो एक टार्टली रीजन है, किसका टार्टली रीजन है, एक्टिन का। ये हमने की पॉइंट्स याद रखनी है, की पार्ट्स। उसके बाद जो ए बैंड है वो डार्क रीजन जो है एक्टिन एंड मायोसिन जब ओवरलैप होते हैं उस रीजन को आप ए बैंड कहते हैं। मैंने डिटेल में लिख दिया ताकि आप नोट्स के अंदर इस पॉइंट्स को शामिल कर लें, इनमें से एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद जो एच जोन है उसमें ओनली मायोसिन होता है जो श्रिंक और कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन करता है। उसके बाद एम लाइन क्या होती है, ये एक तरह का सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है, सैक्रोमेयर का, जो कि फंक्शनल यूनिट है मसल्स का। उसके बाद मेन पॉइंट जो कि आपको इसमें इन्वॉल्व है वो है एक्टिन क्या है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखिएगा, टेस्ट में आ सकती है। एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट, मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, मोटा। ट्रोपोनिन बेंड होता है कैल्शियम के साथ। उसके बाद है ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक करता है बेंडिंग स्टेट ऑफ एक्टिन को, ब्लॉक करता है, जो कि क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसे कॉपी कर लें क्योंकि ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको क्लियर करना चाहिए। मैं एक बार और बता रही हूँ ताकि आपके एमसीक्यूज भी इसमें से क्लियर हो जाए। देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसकी स्टेट आपको कहती है, भले मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है वहां पर जो आप लोगों के पास थिन फिलामेंट एक्टिन होता है, जब वो स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट मायोसिन के ऊपर, तो उनकी मसल्स विदाउट किसी चेंज के, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा फिलामेंट में। उसके बाद ये फंक्शनल यूनिट आपने याद रखनी है। की पॉइंट जेड लाइन आपकी एक बाउंड्री सैक्रोमेयर होती है। आई बैंड एक टार्टली रीजन प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, एक्टिन होता है। उसके बाद ए बैंड में डार्क रीजन होता है जो मायोसिन के साथ ओवरलैप करता है। अब आपसे एमसीक्यूज क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोट्रोपिक बोर्ड जो बैंड है, देखें आइसोट्रोपिक जो बैंड है वो कहाँ पर होता है, कौन से बैंड में होता है, तो आपने रखना है वो राइट बैंड में होता है। उसके बाद डार्क बैंड से आपको सवाल आ सकता है कि किसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों के पास बोथ एक्टिन भी प्रेजेंट होता है और प्लस में आपके पास मायोसिन भी प्रेजेंट होता है। तो आपने याद रखना है वो क्या है, आपके पास लाइट बैंड है जिसके अंदर जो है वो दोनों चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसमें से आप लोगों के पास यही एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास है कि मायोसिन फिलामेंट सेंटर ए बैंड कौन सा है, तो आपने रखना है कि वो क्या है, डार्क बैंड है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।